हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एनसीईआरटी के पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और एनसीईआरटी के पुस्तक में आज आधुनिक भारत का इतिहास को यानी क्लास 12th का बिपिन चंद्रा की जो पुस्तक है आधुनिक भारत का इतिहास, उस पर हम लोग आज विस्तृत चर्चा करेंगे। जिसमें से आज हम लोग जो अध्याय उठाए हैं वो है 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। अर्थात कहने का मतलब है 19वीं सदी में क्या हुआ, जो समाज और संस्कृति में जो है यानी समाज में हमारे क्या क्या अवेयरनेस आया। स्वाभाविक है इस समय सबसे बड़ा चेंजेस आया हमारे बौद्धिक और सांस्कृतिक उथल पुथल का दौर है। चूंकि बौद्धिक क्रांति आई इस समय, चूंकि सबसे बड़ा चीज है समाज में जो है मॉडर्न एजुकेशन आया। और मॉडर्न एजुकेशन आया क्यों, तो आपको जैसा कि पता है कि आधुनिक पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव के कारण जो है मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में आया, जिसके कारण जो है लोगों को यह फील होने लगा कि आधुनिक संस्कृति जो कहते हैं, पश्चिमी संस्कृति जिसको कहते हैं, अंग्रेज जो है वो क्या कहते हैं कि भाई स्वतंत्र हम लोग भारत को सभ्य बनाने आए, भारत असभ्य है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जब ये लोग पढ़ रहे थे, पढ़ लिख लिए भारतीय जो लोग हैं, तो पढ़ने के बावजूद उनके साथ जो है गुलामी और दास्ता का व्यवहार किया जा रहा था। एक बड़ी समस्या थी समाज में, ये समाज का जो है एक बड़ा कुरीति था, ये समाज में प्रॉब्लम दिख रहा था। स्वाभाविक है आधुनिक जो भारत के उस समय के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वॉल्टेयर, रूसो, स्पेंसर, इन सब की जब पुस्तकों का अध्ययन कर लिया तो उस अध्ययन में स्वतंत्रता, समानता, इन सब चीजों के विचार को समावेश था। फिर भी उनके साथ भेदभाव हो रहा था। तो यही कहा जाएगा कि आधुनिक पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव और विदेशी शक्ति द्वारा हम लोग जो पराजित थे, उस पराजित के चलते, चेतना के चलते लोगों में नई नई अवेयरनेस आई। तो सबसे बड़ा चीज क्या हुआ कि हम लोग यहां शॉर्टकट में कहा जा सकता है कि भाई 19th सेंचुरी के पूर्वार्ध में जो है हुआ क्या यहां पर, तो भारत में जो है आधुनिक चेतना यानी आधुनिक चेतना हुई। इस चेतना के कारण, अवेयरनेस के कारण क्या हुआ, लोगों में जागृति आई और अंग्रेजों के चरित्र को समझने का प्रयास किया। यानी आधुनिक चेतना के कारण अंग्रेजों के चरित्र को उजागर किया। सबसे बड़ा बात यानी अंग्रेजों के चरित्र को जो है यहां पर उजागर किया, यानी चरित्र उजागर हुआ। तो चरित्र के उजागर होने से क्या हुआ कि लोगों को समझ में आया कि अंग्रेज करते क्या है और बोलते क्या है। दूसरी नंबर बात याद रखेंगे कि इसके कारण हमारे सामाजिक ढांचा और सांस्कृतिक दुर्बलता की वजह से जो है, यानी हमारे समाज में कुछ कुरीतियां थी, समाज में कुछ प्रॉब्लम्स था उस दौर में, जिसके परिणाम स्वरूप जो है अंग्रेजों ने भारत को एक उपनिवेश में बदल दिया। यानी भारत को एक उपनिवेश के तौर पर कन्वर्ट कर दिया, कॉलोनी बना दिया। उपनिवेश मतलब कॉलोनी, जिससे भारतीय लोगों में जो है सबसे कहा जा सकता है कि गुलामी की जो दास्ता का जो जंजीर है वो जकड़ता चला गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि समाज की शक्ति और कमजोरी को भी जाना लोगों ने। जो कुछ लोग पढ़ लिख लिए, आधुनिक जागरण आया, मॉडर्न एजुकेशन आया, जिससे भारतीय लोग जो हैं वो कुछ पढ़ लिख लिए, जिससे समाज की शक्ति और कमजोरी दोनों चीज को समझा। यानी समाज में जो प्रॉब्लम्स है और समाज में जो ताकत है, जो सशक्तता है, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स कहते हैं, उस चीज को भी समझ लिया। इससे क्या हुआ कि लोगों ने अब समाज में जो कमजोरी था उसको दूर करने के उपाय ढूंढना शुरू कर दिया, उपाय खोजना शुरू कर दिया, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो भारत की बहुसंख्यक जनता जो है ने पश्चिम के साथ समझौता करना अस्वीकार कर दिया और उन्होंने मान लिया कि भारत में अगर जो भी कुरीतियां हैं, जो समाज में समस्याएं हैं, उसको क्या किया जाए, दूर किया जाए। अर्थात परंपरागत भारतीय विचार और संस्थाओं में अपनी आस्था व्यक्त की, यानी पुराने जो विचार हमारे थे, पुरानी जो आस्थाएं थी, उसको फिर से सशक्त और जागृत करने का प्रयास किया। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी अच्छाई, हमारी जो संस्कृति है, उसका आधारशिला तो हमारे वेदों में ही है। शायद यही कारण है दयानंद सरस्वती जैसे लोगों ने बोला वेदों की ओर लौटो। क्योंकि समाज में जो है कुरीतियां आ गई और जिसके कारण लोग इन सब चीजों से जो है अनभिज्ञ हो गए, परिचित नहीं रहे। स्वाभाविक है धीरे धीरे लोगों में जो है एक अवेयरनेस आने लगा, समाज में एक नई क्रांति आने लगी, नया प्राण फूंकना शुरू कर दिया। अर्थात कहने का मतलब समाज में एक नया अवेयरनेस। इसका मतलब है दो चीज इंपॉर्टेंट माना जाएगा। एक तो भारतीयों को पता चला कि हमारे समाज में कौन कौन सी कुरीतियां हैं और उस कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए
और साथ ही आधुनिक पश्चिमी विचारों के तत्वों को भी, जो अच्छे विचार थे, जो सभ्य विचार थे, उसको भी आत्मसात किया। यानी उस दोनों चीजों का समावेश हुआ और यही दोनों समावेश भारत में सामाजिक सांस्कृतिक जागरण लाया। क्योंकि जो बेड़ियां जो थी हमारे समाज में, उस बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास किया। स्वाभाविक है समाज में नए नए सिद्धांत आए, नए विचार आए और जिसमें समाज में विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसी चीजों का भी लोग को समझ विकसित होने लगा। यही कारण है कि भारत में जब बंग भंग आंदोलन के समय में आप देखा जाए बहिष्कार मूवमेंट चल रहा था, तो समय भारतीयों ने अपने माध्यम से विकास करने का प्रयास किया। जैसे फॉर एग्जांपल जगदीश चंद्र जो है, उन लोगों ने क्या किया, अपनी चीजों को अडॉप्ट किया, अपने चीजों को प्रमोट किया। स्वाभाविक है इस प्रकार लोगों में देखा जाए तो रुचि बढ़ी, समाज के प्रति लगाव बढ़ा और समाज में कुछ अवेयरनेस आने लगे, समाज में जो भी कुरीतियां थी वो दूर होने लगी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमारे समाज में कुछ मतभेद भी था, कि मतभेद इस बात को लेकर था कि समाज में बदलाव कैसे लाना है, सुधार कितना होना चाहिए, कितनी प्रकार कितना जो है सुधार किया जाना ये चाहिए, किस माध्यम से सुधार किया जाना चाहिए। तो ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एनसीईआरटी का हर एक लाइन आप दिख रहा होगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक लाइन में कुछ ऐसे विचार हमारे दिख रहे हैं। स्वाभाविक है दूसरा अगर संदर्भ देखा जाए तो दूसरे संदर्भ में अगर बात किया जाए कि धार्मिक सुधार आंदोलन का जो है तत्काल यानी हमारे समाज में लोगों ने किस प्रकार किया जाए ये तो विचार आ गया, मगर अभी एक सबसे बड़ी बात उभर कर सामने आई कि हमारा जो है धार्मिक सुधार तत्काल किया जाए। समाज में धार्मिक सुधार अगर करेंगे तो स्वाभाविक है समाज में बदलाव आएगा। इसी दिशा में सबसे पहला व्यक्ति राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जैसा कि आपको पहले से पता है बंगाल के समाज सुधारक थे, जिनका जन्म 1776 में हुआ, 74 में हुआ था। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि ये आधुनिक भारत का प्रथम नेता इनको माना जाता है। इनका सबसे बड़ा खास चीज है कि देश और जनता के प्रति इनका गहरा प्रेम था और आजीवन उन्होंने जो है क्या कर दिया, इसको समर्पित कर दिया। पूरे जीवन काल इन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए कर दिया। सम समाज जो समय का तत्कालिक समाज था उसकी जो जड़ता कहने का मतलब है कि समाज में जो भी कुरीतियां थी, जो कमजोरी था, उसको दूर करने का प्रयास किया। समाज में जो भी भ्रष्टाचार था उस भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास किया। यानी समाज में बदलाव लाने की बात की गई। और एक सबसे बड़ा चीज है, चूंकि उस दौर का समाज में एक बड़ा प्रॉब्लम था, समाज में आप देखा जाए तो अंधविश्वास बहुत ज्यादा था। कई तरह के अंधविश्वास थे, जैसे आप लोग को शायद पहले से ही पता होगा, समाज में सती प्रथा थी, समाज में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, समाज में जो है समाज का में जाति व्यवस्था, समाज में कई अन्य कुरीतियां थी, जिससे क्या हो रहा था कि समाज में जो है कुछ अज्ञानी लोग, कुछ भ्रष्ट पुरोहित जो लोग हैं, उन लोग इसका लाभ उठा रहे थे। कुछ समाज के ऐसे तबके के लोग थे जो क्या कर रहे थे, अपने कुछ जो छद्म स्वार्थ कह सकते हैं, अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए सामाजिक हित को बलि दे रहे थे। और इसी पर पहला प्रहार किया है राजा राम मोहन राय। तो इसका मतलब है कि आर्यमार जिनको कह रहे हैं राजा राम मोहन रॉय जो हैं, ये एक बड़े सामाजिक सुधारक हैं और उन्होंने समझ लिया कि समाज का सुधार करना है तो धर्म को भी में बदलाव, यानी धर्म में जो कुरीतियां आ गई है उसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत है। स्वाभाविक है वे ऐसा आदमी थे, वैसे आदमी थे कि उन्होंने पश्चिमी संस्कृति से भारतीय समाज का पुनरुत्थान करना उन्होंने समझा। क्योंकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनका मानना था कि पश्चिमी संस्कृति के माध्यम से हम लोग समाज में पुनरुत्थान किया जा सकता है, समाज में बदलाव लाया जा सकता है। खासतौर से वे चाहते थे कि देश में एक ऐसा एक समाज डेवलप हो जहां विवेकशील दृष्टि हो, समाज में जो है एक तरह से अवेयरनेस हो, लोग अवेयर हो, जागरूक हो, वैज्ञानिक सोच आए। शायद यही कारण है कि हम लोग जब आजाद भारत में जब संविधान का निर्माण किए तो संविधान के आप देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, और फंडामेंटल ड्यूटीज में आज भी हमारे यहां लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक विचारों को अपनाया जाए, वैज्ञानिक सोच को अपनाया जाए। और स्वाभाविक है ये सब अच्छी बातें जो है हमारे संविधान में भी दी गई है। तो स्वाभाविक है नर नारियों के प्रति मानवीय प्रतिष्ठा, सामाजिक समानता के सिद्धांत को भी स्वीकार किया। यानी समाज में समानता होना चाहिए, समानतावादी सिद्धांत को इन्होंने प्रमोट किया। यह एक बड़ी खासियत है राजा राममोहन राय का।
दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि राजा राम मोहन राय जो है उन्होंने चाहते क्या थे, तो स्वाभाविक है उनमें आप देखेंगे कि सामाजिक सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से उन्होंने एक आधुनिक समाज की परिकल्पना की। स्वाभाविक है वो पाश्चात्य चिंतन के, और कहने का मतलब है हमारे जो प्राच्य सिद्धांत है उसके वो मिले जुले रूप को अडॉप्ट करते हैं। स्वाभाविक है वो दोनों ही सिद्धांत, यानी हमारे समाज में जो पहले से व्याप्त सिद्धांत है, जो समाज में व्याप्त था पहले से, और जो नवीनता की बात थी, वो दोनों इसमें मिले जुले रूप में आए। हालांकि एक बड़े विद्वान है राजा राम मोहन राय, जैसा कि आप इनका चित्र भी देख रहे होंगे यहां पर। तो राजा राम मोहन राय जो है बड़े एक विद्वान व्यक्ति थे, और विद्वान ऐसे वैसे नहीं थे, ये बहुभाषाविद भी थे, यानी बहुत सारे लैंग्वेज को जानते थे, यानी बहुत सारे लैंग्वेज का ज्ञानी थे। शायद यही कारण है संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू, सारे लैंग्वेज को जानते थे, यानी दर्जनों भाषा जानते थे, एक दर्जन भाषा जानते थे, एक इंटेलेक्ट थे। स्वाभाविक है युवा अवस्था में उन्होंने संस्कृत, वाराणसी से संस्कृत जो है संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। हिंदू दर्शन, पटना में कुरान और फारसी भाषा को जाना। बीपीएससी वाले लोग भी ध्यान देंगे इस बात को, और साथ में अदर कंपटीशन वाले भी। पटना में उन्होंने फारसी का अध्ययन किया था और अरबी साहित्य का अध्ययन किया था। साथ ही साथ वे जैन धर्म, भारत के अन्य धार्मिक आंदोलन, सभी चीजों का वो अध्ययन करते थे, और मूलतः उन्होंने बाइबल का भी अध्ययन किया और उसको कई एस्पेक्ट्स में समझने का प्रयास भी किया। इसी संदर्भ में एक किताब उन्होंने फारसी में लिखा था, एकेश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस्ट। अर्थात इसका मतलब है कि उन्होंने मोनोथेसिस्ट कहने का मतलब गॉड एक है, एक ईश्वरवाद की की है, यानी सभी धर्मों को इन्होंने क्या किया, अध्ययन करने के बाद, सभी धर्मों की पाठ्य यानी पुस्तकों, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद इन्होंने एक ऐसा थ्योरी लिखा, एक ऐसी किताब लिखी जिसमें बताया मोनोथेइस्ट, गॉड एक है, गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस्ट, एकेश्वरवादियों को उपहार। इसके बाद कलकत्ता में वो बस गए थे। कलकत्ता में बसने का चूंकि राजधानी था उस समय, आधुनिक केंद्र था, सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र था, और इसी समय उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया 1814 में। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में अगर बात किया जाए तो प्राचीन विशेषज्ञों की बातों को भी उन्होंने उद्धृत किया, साथ में इन्होंने तर्क शक्ति का सहारा लिया, क्योंकि जो आधुनिक पढ़ा लिखा इंसान है वो तार्किक होता है, और ये मानवीय तर्क शक्ति का इन्होंने सहारा लिया। उनके विचारों में बहुत सारी चीज आप देखा जाए तो नए थ्योरी थे, यानी कहने का मतलब है पाश्चात्य की सच्चाई का अंतिम कसौटी, प्राच्य सिद्धांत को भी अडॉप्ट किया, और सबसे बड़ी चीज है वेदांत दर्शन को इन्होंने अडॉप्ट किया, यानी उस चीज पर आधारित था इनका तर्क शक्ति। और यही कारण है कि ये मानवीय तर्क का इस्तेमाल करते। तो यहां से निकालने वाली बिंदु हमारे लिए है कि तार्किक विश्लेषण पर इन्होंने बल दिया, और ये तार्किक विश्लेषण से होगा क्या, समाज में जो भी प्रॉब्लम था उसको दूर करने का प्रयास किया, यानी समाज में जो तार्किक समस्याएं, जो समाज में प्रॉब्लम थी, उसका तार्किक विश्लेषण इन्होंने करने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय विवेकशील दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं, विवेकशील हैं, सारा चीजें बार बार देख रहे होंगे कि वही बात गोल घूम कर आ रही है, मगर एक कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, एक विचार डेवलप हो रहा है। और स्वाभाविक है हिंदू धर्म के में जो समाज में प्रॉब्लम्स, यानी उस समय जो कुरीतियां आ गई थी, उसको दूर करने का प्रयास। राजा राम मोहन ने ईसाई धर्म, विशेषकर उसमें अंध आस्था के तत्वों को भी विवेक शक्ति के अनुसार देखने का प्रयास किया, और यही रीजन है कि उन्होंने एक किताब लिखा, प्रिसिपिट्स ऑफ जीसस, और इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया, और इन्होंने न्यू टेस्टामेंट जो ईसाई धर्म से संबंधित है उसके नैतिक और दार्शनिक संदेश को उन्होंने क्या किया, बताने का प्रयास किया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि उनके थ्योरीज में और क्या क्या था, बौद्धिक जागरण की बात, बौद्धिक और सृजनात्मकता प्रक्रिया पर बल दिया उन्होंने। भारतीय संस्कृति में चिंतन
के माध्यम से, यानी भारतीय संस्कृति के चिंतन से उन्होंने जो है कह सकते हैं भारतीय कल्चर का अध्ययन से उन्होंने क्या कर दिया, उसमें एक तरह से जान फूंक दिया। यही खास बात है। इसीलिए वो समाज में हिंदू धर्म के सुधार के लिए हिमायती के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि लोग इनको कई एंगल से सोचते हैं, उतना ज्यादा इस पे पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है। मेन ध्यान रखना है कि इन्होंने किया क्या। तो निडर धार्मिक दृष्टिकोण के प्रति जो निडर थे, यानी धार्मिक दृष्टिकोण के प्रति इन्होंने जो विचार रखा वो उसके प्रति काफी निडरता से प्रस्तुत किया। और यही कारण है कि इनके जो है विचारों में इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आगे लिखा हुआ भी है पॉइंट में, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक्स में। मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया या विरोध भी किया। राजा राम मोहन राय इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और स्वाभाविक है उन्होंने इस बात को लेकर जो है लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास किया। हालांकि उनका सामाजिक तौर पर बहिष्कार भी किया गया, स्वाभाविक है। और इसी बात को लेकर उनके पिता के साथ मतभेद भी था इनका। अब है एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, चूंकि पूछा जाता है मैक्सिमम प्रश्न में कि राजा राम मोहन राय का योगदान क्या है, तो राजा राम मोहन राय जो है उन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा नाम की एक धार्मिक संस्था का निर्माण किया था, जो ब्रह्म समाज आगे चलकर कहलाया। और हिंदू धर्म को इसको स्वच्छ बनाना, एकेश्वरवाद का शिक्षा देना, ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है। यानी एकेश्वरवाद इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी एकेश्वरवाद को फोकस करना। और इसमें इन्होंने बताया क्या, तो इसमें इन्होंने फोकस इस बात पर किया कि जैसे हम देखते होंगे बहुत सारे जो है कर्मकांड होता है, उन सब चीजों को ये दूर करने का, यानी उस पर वो फोकस नहीं दिए, बल्कि इनका फोकस क्या था, तर्क शक्ति, वेद उपनिषद, यानी इनके थ्योरीज का मूल तंतु है यही चीज। और उन्होंने धर्म शिक्षा को इसमें समाहित करने का प्रयास किया। इसमें मूर्ति पूजा का तो विरोध है जैसा कि हमने बताया, और एक बड़ा इनका योगदान और है समाज में बदलाव लाने का। वो जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है वो है सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति को दूर करना, यानी सती प्रथा का भी इन्होंने क्या किया, बहिष्कार किया, खंडन किया। ये कट कर रहे हैं, इसका मतलब है बहिष्कार किया, यानी सती प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया। अब इन्हीं के प्रयास से, जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि इन्हीं के प्रयास से जो है क्या हुआ कि सती प्रथा के अगेंस्ट में जो है कानून बना। 1829 में विलियम बेंटिक का काल था। कानून नंबर 17 बंगाल में पहला लागू हुआ, बंगाल प्रेसिडेंसी में, और 1830 में बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में फिर इसको लागू किया गया। तो राजा राम मोहन राय एक बड़े खास व्यक्ति है। अब अंतिम में अगर हम लोग बात किया जाए, एनसीईआरटी में कहा भी गया है इनके बारे में, महान चिंतक, कर्मठ व्यक्ति, राष्ट्र निर्माण, ये चीज जो है यूपीएससी के मेंस सिलेबस में एथिक्स पार्ट में पूछे जाते हैं, वहां पर पढ़ना है इनके बारे में, एक विचारक के तौर पर इनको देखना। तो कर्मठ व्यक्ति थे, राष्ट्र निर्माता थे, और साथ ही साथ इन्होंने जो है समाज को एक अवेकनिंग लाने वाला पहला व्यक्ति के तौर पर इनको जाना जाता है। हिंदू धर्म में रहकर इन्होंने सुधारने का कार्य आरंभ किया, पहले हैं, अग्रनेता है, इसीलिए इनको कहा जाता है नव जागरण का अग्रदूत। क्लियर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, सामाजिक कुरीति के खिलाफ में इन्होंने काफी अपना जीवन जो है लगा दिया, मतलब पूरा जीवन काल इन्होंने लगा दिया है इस चीज को लेकर। और इन्होंने लोगों के सामने जो है पुरानी थ्योरीज और उन सब चीजों को भी लाने का प्रयास किया। तर्क शक्ति, मानवीयता, दया भाव को हमेशा इन्होंने बल दिया। यह इनके विचारों में सबसे खास बात था। और खास बात है कि इन्होंने के कारण ही जो है माना जाता है कि समाज में काफी बदलाव आया। और एक लास्ट पैराग्राफ में आप देख रहे होंगे कि ये महिलाओं के पक्षधर थे, यानी महिलाओं के समाज में उत्थान को लेकर वो पक्षधर थे। उन्होंने समाज में महिलाओं के प्रति जो चल रहा था उस समय जो विरोध, उनकी शिक्षा को लेकर, इन सब का उन्होंने खंडन किया है। इसीलिए कहा जा सकता है औरतों की स्थिति को सुधारने का उन्होंने प्रयास किया। और दो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, वो है विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार के वो पैरवीकार थे। उन्होंने कहा कि भाई संपत्ति में भी महिलाओं का अधिकार होना चाहिए। इसीलिए कहा
कहा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय आरंभिक तौर पर, यानी ओवरऑल कहा जाए, आरंभिक जो है तौर पर समाज में सुधार लाने वाले एक अग्रणी नेता के तौर पर है, आधुनिक शिक्षा को प्रमोट करने वाले हैं, वो पहले प्रारंभिक विचारक हैं और इसी कारण से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी योगदान दिया। ना केवल स्त्री शिक्षा बल्कि ओवरऑल शिक्षा यानी नवयुवकों की शिक्षा की बात की और यही कारण है आधुनिक शिक्षा को देश में प्रमोट करने के लिए उन्होंने डेविड हेयर, जो कि एक डच घड़ीसाज थे, उनकी सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये जो राजा राम मोहन राय है एक समाज के सुधारक है और इनका बड़ा उल्लेखनीय योगदान है। ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को आप पॉइंट टू पॉइंट अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारे नॉलेज भी होंगे और समझने का प्रयास भी होगा और कई एग्जामिनेशंस में इसका इस्तेमाल भी किया सकता है। प्लस ये पैरा टू पैरा कनेक्टिंग होने के कारण इसका हम लोग आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।